अस्सलाम वालेकुम। लास्ट नॉर्मल क्लास का लास्ट डे आज इंशाल्लाह। ई पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। बात हमने छोड़ी थी IAS 16 के ऊपर, जिसमें सम ऑफ ईयर डिजिट मैंने छोड़ दिया था और स्पटनिक वाले क्वेश्चन को डिस्कस करके होमवर्क में दिया था। एक दो बातें और भी इसके अंदर अभी मेरी तरफ से रहती हैं। कुछ MCQs बच्चों ने आइडेंटिफाई किए थे, वो डिस्कस करने, तो कोशिश करके दे दें अब्दुल्ला भाई। तो कोशिश करके हम इंशाल्लाह इसको कोशिश करते हैं कि ये निमट जाए आधे घंटे में, 40 मिनट में IAS 16 हमारा। मुझे ये बताएं मुझे ये बताएं कि स्पटनिक लिमिटेड मेरी डिस्कशन के बाद कितने बच्चों ने घर पे ट्राई किया था? हो गया था? फिर भी मेरा दिल है वर्किंग एक दफ़ा ना, वर्किंग एक दफ़ा हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना? चलें। किसकी समझ नहीं आई? आखिरी एंट्री की समझ नहीं आई? कोई बात नहीं, साझे की समझ। मेरा दिल है कि वर्किंग जल्दी जल्दी कर लेंगे मिलके। आप कैलकुलेशन करते जाना, मैं वर्किंग परफॉर्म कर दूंगा, उसके बाद एंट्री सामने से देख लेंगे, ठीक है? अच्छा, बल्कि वर्किंग भी हुई पड़ी है, उस पर जो मैंने एडिशन करना है ना, वो एडिशन में आगे कॉलम डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, जिसकी वजह से शायद आपको आखिरी एंट्री समझ नहीं आ रही। लेकिन फ़ायदा उन्हीं को होगा जिन्होंने अटैम्प्ट कर लिए। कितने ने अटैम्प्ट किया वैसे? दोबारा से सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं यार। जिन्होंने अटैम्प्ट किया है नोट कर लो, उनको बयान नहीं खिलाऊंगा मैं। किस किसने अटैम्प्ट किया? अच्छा सुने ज़रा, सम ऑफ ईयर डिजिट से बात शुरू कर लेते हैं पहले, इसको बाद में आगे करते हैं। छोटी सी एक चीज है, कौन से पेज पे था ये सम ऑफ ईयर डिजिट? अच्छा जी, इधर सुने मेरी बात। मैंने आपसे अर्ज किया था कि रिड्यूसिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन और आउटपुट मेथड, प्रैक्टिकली यही मेथड डेफिनेशन के इस्तेमाल होते हैं। ये मेथड नॉर्मली इस्तेमाल होते हुए मैंने देखा नहीं कहीं पे, मैंने तो नहीं देखा कभी, लेकिन एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है? अच्छा, अब इसका ना एक सिंपल सा मेथड है। मिसाल के तौर पे एसिड की अगर लाइफ है 4 साल, तो इसको करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले एक छोटी सी वर्किंग किया करेंगे, ठीक है? उस वर्किंग के अंदर हमने लाइफ लिखनी है इस तरह से 1 2 3 4। ये 4 साल है, ये 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जो भी हो, ठीक है? अब ये लाइफ है इन ईयर्स, ठीक है? हर ईयर को एक डिजिट एलोकेट किया जाता है इसमें, हर ईयर को एक डिजिट एलोकेट किया जाता है, जिसको उस ईयर का डिजिट कहेंगे, ठीक है? तो ईयर्स डिजिट। अब ये डिजिट एलोकेट करते हो और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ये असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में है, उल्टा दो, 4 3 2 1 कर दो, तो ये हर साल का डिजिट बन जाएगा, ठीक है? और फिर उसका सम कर लेना है, 4 3 2 1। अब इन ईयर्स के डिजिट्स का सम करें तो 10 आ गया। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये मैंने आपको बताया था कि सिवाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हर मेथड के अंदर हमने कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना होता है, लाजमी करना होता है। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस में क्यों नहीं करते थे? कुछ याद नहीं? रिड्यूसिंग बैलेंस में रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उसके फॉर्मूला के अंदर वो इनबिल्ट होता था, और अब हम देखते थे कि जब लाइफ के एंड पे पहुंचे डेफिसिट करते करते उस फॉर्मूला से, तो बचती ही रेजिडुअल वैल्यू थी। तो सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करते, वरना स्ट्रेट लाइन पहले तो एक ही पड़ा हुआ था ना, ये तो कल और आज पढ़े हैं दोनों। स्ट्रेट लाइन हो, आउटपुट मेथड हो, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड हो, जिन तीनों मेथड्स के अंदर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लाजमी करते हैं, ठीक है? तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर सम ऑफ ईयर्स डिजिट, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, सारे सालों के डिजिट्स का, ईयर्स डिजिट्स का सम जो 10 है, ठीक है? उससे आपने डिवाइड कर देना, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, ठीक है, इनटू रेलेवेंट ईयर डिजिट। अगेन ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है,
कोई एक दो पॉइंट पार्ट का मार्क्स का पार्ट आ जाए तो इम्पोर्टेंट है, वरना ये फुल फ्लैज नॉर्मली इस्तेमाल होता नहीं है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ये सेम रिजल्ट शो करता है जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस का रिजल्ट है, बिल्कुल सेम। हर साल डेप्रिसिएशन इसमें कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले साल क्या डिजिट एलोकेट किया हुआ है 4, तो जब आपने डिवाइड बाय 10 करके इंटू 4 करना है तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पहले साल में आ गई। दूसरे साल में यही फॉर्मूला लगेगा तो रेलेवेंट बाकी तो सेम रहना है, रेलेवेंट ये डिजिट 3 हो जाएगा, रिडक्शन कम, फिर 2, फिर 1। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, और एक सवाल यहीं से ही बना लेते हैं इसी के ऊपर ही। ठीक है, मैं इसी को सवाल कर देता हूं कि ये एसिड की कॉस्ट 10,000 रुपये है मिसाल के तौर पे, और रेजिडुअल वैल्यू इसकी 500 रुपये। ठीक है, सही है, करें शुरू काम। अच्छा, अब उसी तरह से वर्किंग का फॉर्मेट रख लेते हैं। डेट मिसाल के तौर पे डेट ऑफ परचेज है, ये हमने खरीदा है 1 जनवरी 2020 को। ऐसे ही कोई भी डेट ले लेनी थी, डेट का तो फर्क नहीं, पूरी लाइफ ही गिवन थी। बहरहाल 1 जनवरी 2020 को हमने खरीदा 10,000 का। ठीक है, ये बाद में नोट कर लेना, सवाल बस ऐसे ही बन गया एग्जाम्पल, क्योंकि इससे इस जैसी एक एग्जाम्पल और भी पड़ी हुई है साथ ही इस तरफ इधर नोट चल रहे हैं, तो उधर आपकी फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब कॉस्ट है जी 10,000, 1 जनवरी 2020 को हमने खरीदा। कॉस्ट कितनी है जी? कॉस्ट 10,000। ओके, फिर 31 दिसंबर 20 आएगा, हम डेप्रीशिएट करेंगे। फॉर्मूला ऊपर सामने ही पड़ा है, डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट 10,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट 10 इंटू रेलेवेंट ईयर्स डिजिट 4, आंसर इज 3800। बुक वैल्यू बताएं 6200। ठीक है जी, उसके बाद 31 दिसंबर 21 आया, डेप्रीसिएशन 10,000 माइनस 500, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू तो हर साल होता रहेगा ना, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 जी 2850। बुक वैल्यू बता दें 53350। बुक वैल्यू आ गई। 31 दिसंबर 2022 आया, डेप्रीसिएशन 10,000, कॉस्ट माइनस 500, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रेलेवेंट सम ऑफ ईयर्स डिजिट इनटू रेलेवेंट ईयर डिजिट 1900, 1450 बुक वैल्यू आ गई। और आखिरी साल में 31 दिसंबर 23 पर डेप्रीसिएशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर सम ऑफ ईयर्स डिजिट इनटू रेलेवेंट ईयर्स डिजिट 950, आंसर इज 500। ठीक है, यहां तक को मसला। अच्छा, एक छोटा सा काम मैं करने लगा हूं ताकि फिर एक ही बार आप नोट करें। अगर ये हमने खरीदा होता 1 अप्रैल 2020 को, यानी 1 अप्रैल 20 होता, तो यहां फ्रैक्शन लगता, यहां फ्रैक्शन लगा देते है ना, 9/12 करते हैं ना। इस मेथड में भी फ्रैक्शन कभी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमने हर ईयर को एक डिजिट एलोकेट किया हुआ है, उस साल का डिजिट है ये, पहले साल का डिजिट 4 है, तो डेप्रिसिएशन 4 ही होनी है। ठीक है ना। तो ये दोनों मेथड्स के अंदर, दोनों जो आज मैंने कल और आज में करवाए, इन दोनों मेथड्स के अंदर हम 4 साल जिंदगी है ना, 4 साल बस उसमें उसी तरह से एडजस्ट कर देना है। पहले साल के अंदर ये 3 महीने नहीं लिए, तो आखिरी साल के अंदर जब लाइफ पूरी होगी तो उस साल में फिर पूरा साल एक आ भी तो रहा होगा,
तो ये अल्टीमेटली एडजस्ट हो जाएगा। इस मेथड के अंदर भी हमने फ्रैक्शन कभी अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा था, एक तो फ्रैक्शन कभी अप्लाई नहीं करना, दूसरा इसकी डेप्रिसिएशन नहीं रुकनी, ठीक है। यहां पे फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना, लेकिन अगर किसी साल में ये एसेट बंद पड़ा है तो डेप्रिसिएशन फिर भी होती रहेगी, वो इस मेथड में भी होती है, वो सिर्फ आउटपुट मेथड के अंदर रुकती है, ठीक है। वो तो ऐसे ही देख लो ना, इसमें पूरा साल नहीं भी चला, पहले साल ये क्यों अप्रैल को आया, हमने पूरा साल डेप्रिशिएट किया, तो कोई 2 महीने कहीं बीच में बंद भी हो जाए तो भी वो जो जिस साल का डिजिट है वो वही एलोकेट, वही मल्टीप्लाई होकर डेप्रिसिएशन आनी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला काम तो सिर्फ जो है ना, अगर बंद हो तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट मेथड की खुसूसियत है, इसके अलावा और किसी मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं रुकती, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो, चाहे सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड हो, ठीक है। हाँ, फ्रैक्शन इसमें भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने मेथड जो आज किया इसका नाम है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, जिसमें हम हर ईयर को एक डिजिट एलोकेट कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये इसका नाम है, और यहां पर लाल वाला असूल ये भी बन गया, नेवर अप्लाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विल नेवर बी अप्लाइड, ऐसे ही लिखते हैं, इसे ऊपर लिखा हुआ है, फ्रैक्शन विल नेवर बी अप्लाइड इन दिस मेथड ऑल्सो, ठीक है जी, जैसे ऊपर आउटपुट मेथड में नहीं हुआ था, ठीक है जी। तो इसको आप पहले सवाल को नोट कर लें विद फॉर्मूला, ये यहां से कहानी शुरू हो रही है, इससे ऊपर ऊपर आउटपुट मेथड है, ठीक है, नीचे नीचे ये सम ऑफ ईयर्स मेथड, एग्जाम्पल आ गई, छोटी सी वर्किंग आ गई, और फॉर्मूला आ गया, सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ पिक्चर ले लो ज्यादा बेहतर, सब कुछ किताब के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, एक बार देख लेना, तसल्ली हो तो फिर बेशक आ जाइएगा, ठीक है। वैसे पिक्चर ले लें, वैसे क्या, ठीक है, बस ये बात नहीं लिखी हुई कि नेवर अप्लाई फ्रैक्शन इन दिस मेथड, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इसका सोल्यूशन आ गया, इसकी तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, तो खुद भी निकल सकता था बाहर, चले कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं तस्वीर बनाने में, ठीक है जी, हो गया। सम ऑफ ये डिजिट मेथड भी एमसीक्यू में कोई आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो मैंने रिवीजन प्लान के अंदर भी एक पास पेपर का सवाल है, इसका मैंने वो भी पता नहीं डाला या नहीं डाला, लेकिन दूसरा या तीसरा नंबर सवाल का है, वो इसी मेथड का है, बल्कि उसमें बाकी दो तीन मेथड्स आ रहे हैं इकट्ठे, ठीक है। तो वो नहीं डाला तो मैं देख लूँगा एक बार, क्योंकि रिवीजन प्लान को मैं अपडेट नहीं कर सका साथ साथ, बिकॉज कल थोड़ा मैं लेट फ्री हुआ, आप लोगों ने जैसे बताया था, मैंने जाना था, ठीक है। तो नहीं, बहरहाल अभी तो स्टार्ट हुआ है काम, तो बहरहाल वो लेट क्योंकि फ्री हुआ तो सिर्फ देख सका। मेरा ये होता है कि साथ साथ देखते जाओ, साथ साथ कोई चैप्टर कंप्लीट हो तो उसका रिवीजन प्लान भी फाइनल होता जाए। रिवीजन प्लान फाइनल साथ नहीं हो सका तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन मिल जाएगा। जो तस्वीरें आपने कल तक बना ली हैं वो 2-4 दिन के अंदर रिवीजन करें, उसके बाद तब तक बाकी भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट वैसे IAS 16 का भी फाइनल तो है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको वो नहीं दूंगा जी। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड एग्जाम्पल यहाँ पर आ गई, फॉर्मूला भी आपके सामने है, अजीब सा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डायरेक्ट कैसे निकला मैंने एक शॉर्टकट बता दिया आपको, ठीक है ना। तो आपने बस ये फॉर्मूला देख लेना, सम ऑफ ऑल ये डिजिट, बस ये ज़्यादा बेहतर उधर लिखा हुआ था, ठीक है, जहाँ पे आपने पिक्चर ले ली, ओके। तो तरीका भी और डेप्रिसिएशन इस तरह से निकल आएगी, ओके। अच्छा जी, इसको हम ब्लैक कर दें, हो गया ये काम। ओके, नेक्स्ट है जी मंडे लिमिटेड, पेज 96 पे सवाल है, इसके सॉल्यूशन में एक मिस्टेक है। पहले वो सवाल देख लेते हैं ताकि, पेज 96 पे क्वेश्चन है,
अच्छा ये तो सोल्यूशन आ गया ना यार, सोल्यूशन भी तो बहरहाल सही करना ही है, लेकिन मैं दोनों चीज़ें ओपन कर लेता हूँ। 77 ये सवाल आ गया हमारा, और सोल्यूशन कौन से सफ़े पे आया था जी? 96 पे। चलें ये पहले हम देख लेते हैं, जो सही सोल्यूशन बनेगा फिर वो मैं बता दूंगा, आपने फिर उस हिसाब से सॉल्व कर लेना है। इसको फिर यहाँ पे सही नहीं कर रहा, ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। बिल्डिंग की बात हो रही है, दो एसेट्स है, एक ऑफिस बिल्डिंग है, दूसरा इक्विपमेंट है। रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग, अच्छा, ऑन यकम जनवरी 18 अमाउंटेड टू 8.5। यकम जनवरी 18 हमारे साल की स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, और इस दिन हमें ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट भी गिवन है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। अगर हम बुक वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 240 माइनस 36, तो ऑफिस बिल्डिंग 204, ठीक है जी। साथ ही उसने बताया कि रीवैल्यूएशन सरप्लस जो इस दिन इसका पड़ा है वो 8.5 है, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस की भी ये बुक वैल्यू। ये मैंने एक क्लास में बात कर दी थी, आई थिंक इंट्रो प्लस R1 में इसकी, लेकिन R1 में नहीं की हुई थी, मुझे यूं लग रहा है। बहरहाल चलें, जिनके बाद बात हो गई थी उनके रिवाइज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा ही है, ठीक है। ये सिचुएशन है जी, यकम जनवरी 18 को ये बुक वैल्यू आ रही है। अब पता नहीं है कि ये पता नहीं कब से चला आ रहा है, ठीक है, ये एसेट कितना पिछले साल में डेप्रिशिएट हुआ होगा, फिर कितना उससे पिछले साल में हुआ होगा, एंड सो ऑन, पता नहीं है। ये सिचुएशन है, समझ आती है बात, ठीक है ना। बुक वैल्यू एसेट की अवेलेबल है, कॉस्ट भी अवेलेबल है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी अवेलेबल है, लाइफ भी अवेलेबल है। इसका तो पता चल सकता है, वैसे तो कॉस्ट भी गिवन है लेकिन पता भी चल सकता है। यहां से लाइफ निकाल के ये पता लग सकता है कितने साल से चला आ रहा है, लेकिन ये उस एसेट की रीवैल्यूएशन सरप्लस की ओरिजिनल अमाउंट नहीं है। ये ट्रांसफर होते 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 8.5 पहुंचा है। जैसे ये 240 रीवैल्यूड अमाउंट डेप्रिशिएट होते 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 204 पे आ गई है, ठीक है। अब कहानी आगे देखते हैं, ये बात समझ आ गई। यकम जनवरी 18 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना था? 8.5। ये बुक वैल्यू है, समझाना ये चाह रहा हूं, ठीक हो गया, यहां तक को मसला सब साथ ही है ना। अच्छा, अब वो कहता है ऑन 31 दिसंबर 18 हमारे साल के आखिरी दिन, रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज असेस्ड एट 178 मिलियन। ये 178 एट 178 मिलियन मतलब क्या है? ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है। वो होता है बाय, अगर बाय 178 होता तो फिर कहते हैं कि ये सरप्लस या लॉस है। वो कह रहा है रीवैल्यूएशन बिल्डिंग वाज असेस्ड, रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट से लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये वैल्यू असेस्ड एट इतने का मतलब ये रीवैल्यूड अमाउंट आ गई। अच्छा जी, अब वैल्यू इन यूज ये देख लेते हैं, इसके ऊपर तो इंपेयरमेंट टेस्ट की बात थी। अब रीवैल्यूड अमाउंट है 178, लेकिन किस दिन है? 31 दिसंबर 18। अब 31 दिसंबर 18 पे पहले अपने ऑफिस बिल्डिंग को लेकर जाएंगे, तब ही निकल सकता है ना अगला काम। तो अब 31 दिसंबर 18 पे जाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है, और सरप्लस की ट्रांसफर भी चाहिए।
यहाँ पे चलो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ जाएगी और सरप्लस की ट्रांसफर आ जाएगी, दोनों चीज़ें चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो मेथड कौन सा है ज़रा चेक कर लें। ऑफिस बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिशिएट कर रहे हैं और स्टार लगा के 20 ईयर्स कह रहा है, वो कह रहा है रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन थी, यानी 20 साल ही ऊपर जो ये जो 240 नजर आ रहा था ये लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट ही है ना। देखो अगर पहले से सरप्लस आ रहा है तो मतलब रिवैल्यू हुआ एसेट था ना। ठीक है, तो 240 जिस दिन आया था उस दिन ये 20 साल रिमेनिंग लाइफ थी और उससे ऑनवर्ड ये 20 साल ही इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अब 20 साल क्या है, जिस दिन रिवैल्यू हुआ था उस दिन की लाइफ। अब देखो हम 240 डिवाइडेड बाय 20 कर दें, क्या आता है 12 गालिबन। ये क्या किया हमने, कि हमने कॉस्ट को, ठीक है कॉस्ट, चलो रीवैल्यूड अमाउंट कॉस्ट ही समझ लो ना। ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड किया ओरिजिनल लाइफ से। ओरिजिनल लाइफ मतलब वो जो लाइफ रिवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग होती है वो फिर ओरिजिनल ही बन जाती है ना, आसानी के लिए इस तरह से लिख दिया। अब याद है आपको एक उसूल लिखवाया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो कॉस्ट को डिवाइड करो ओरिजिनल लाइफ से या WDV को डिवाइड करो रिमेनिंग लाइफ से, आंसर सेम आता है। ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब हम इस बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते हुए 240/20 भी कर सकते हैं, या हमें यह पता लग जाए ना कि कब से चला आ रहा है ये रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यू जब हुआ था उससे एसेट कब से बाद में कितना चला है और आज तक ये जो 36 डेप्रिशिएट हुआ है ये कितने साल की डेप्रिशिएट है, तो हम रिमेनिंग लाइफ भी निकाल सकते हैं। तो फिर 240 को 20 से डिवाइड करें या 204 को रिमेनिंग लाइफ से करें, बात तो सेम है। ठीक है, मसला क्या है यहां पर, मैं क्यों ये डिस्कशन कर रहा हूं, मैं एसेट को 240/20 कर तो सकता हूं, आंसर तो 12 आ जाएगा। मसला क्या है, तकलीफ क्या है मुझे, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, 8.5 भी तो उसी तरह से बुक वैल्यू है, इसको 20 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे 204 को 20 से डिवाइड करना गलत है वैसे ही 8.5 को 20 से डिवाइड करना गलत है। या तो हमें ओरिजिनल सरप्लस मिल जाए, हम उसको डिवाइड बाय 20 कर दें, वो नहीं है तो फिर रिमेनिंग लाइफ निकालें। ठीक है, ये बात समझ आई है। तो रिमेनिंग लाइफ निकालने की कोशिश करते हैं। 36 रुपए डेप्रीशिएट हो चुका है ये एसेट आज तक। ठीक है, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला याद है, डेप्रीसिएशन ऑफ 1 ईयर जी कॉस्ट, डेप्रीसिएशन ऑफ 1 ईयर इनटू लाइफ पास। ठीक है जी, अब ये हमें 36 गिवन है और 240/20 से 1 साल की डिडक्शन आ सकती है, लाइफ पास का नहीं पता। ठीक है, लाइफ पास ही लिख देते हैं, किधर भाग जाता है पता नहीं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं जरा, 240 डिवाइड बाय 20 करें, कितना 240 डिवाइडेड बाय 20 कितना आता है, 12 ही आता है ना। 12 1 साल की डिडक्शन है तो फिर 36 ये इधर से उधर जाके डिवाइड होगा, 36 से डिवाइड होगा 12 तो क्या, मतलब लाइफ कितनी पास हो गई, 3 इयर्स। तो फिर रिमेनिंग लाइफ 20 में से 3 निकल गए तो 17 इयर्स। अब इधर देखो, आप चाहो तो 240/20 करो, चाहो तो 204/17 करो, आंसर वुड बी सेम। चेक कर लो, यही तो उसूल था स्ट्रेट लाइन में। ओरिजिनल कॉस्ट रीवैल्यूड अमाउंट बन गई ना, ओरिजिनल कॉस्ट थोड़ी देर आसानी के लिए कह रहा हूं, ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करो या WDV को रिमेनिंग से, आंसर सेम आता है। ठीक है ना, सही है। लेकिन हमने ये 17 निकालने से एक फायदा हो गया, हमें ओरिजिनल सरप्लस का नहीं पता था। ठीक है, अब रिमेनिंग लाइफ आने से यह फायदा हो गया कि जो 8.5 पड़ा है उसको 17 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर सही है। तो मैं दोनों को ही 17 से डिवाइड कर देता हूं ताकि एक जैसा रहे। एसेट को आप 240/20 भी लिख सकते थे पहले फ्रैक्शन में। ठीक है, 204/17 भी लिख सकते थे, दोनों ही सही हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों तरफ एक जैसा हो जाए, इसलिए मैं उधर भी 204/17 लिख रहा हूं। कोई इतराज? 204/17, इधर 240/20
20 भी लिखा जा सकता था, बिल्कुल सही था। लेकिन यहां पे 8.5 डिवाइड बाय 20 नहीं लिखा जा सकता था। इनका दोनों तरफ एक जैसा ही कर लेते हैं, तो 8.5 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया? ये आ गया 12 और ये इसका मतलब 3 साल पहले फिर सरप्लस 10 रहा होगा ना, अभी 0.5 0.5 0.5 10 में से 0.5 निकला, फिर 0.5 निकला, फिर 0.5 तो, लेकिन अब 10 नहीं। अच्छा अब 10 को 20 पे डिवाइड कर लो 0.5 आएगा, तो या तो इधर 10/20 करते, फिर वो ज्यादा मुश्किल था ना, तो बस रिमेनिंग लाइफ निकाली, दोनों को स्ट्रेट लाइन की वजह से दोनों को इस पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब बताओ जी बुक वैल्यू 192 और ये आ गया 8। ठीक है, ओके, अब पूरा कर ही दें इसको। मंसूर तुम्हें नहीं समझ आई तो ड्रामे क्यों कर रहे हो? आदत है। अच्छा जी, बुक वैल्यू आ गई हमारे पास रिवैल्यूएशन के दिन की। ठीक है, अब इस दिन एक लाइन खाली छोड़ें और रिवैल्यूड अमाउंट लिखें। 178 क्या आ गया? लॉस आ गया। 178 14 का आ गया लॉस। इसने पहले 8 के सरप्लस को खाया और 6 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। इससे आगे तो जाना ही नहीं है ना, साल हमारा एंड हो रहा है यहां। ठीक है, अच्छा अब ये वर्किंग आपके सामने कौन से सफे पे सोल्यूशन है? ये थोड़ी सी इसके अंदर गलती है। ठीक है, 204/20 और 8/5/20 किया गया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब आपको समझ आ गया। ठीक है, तो यहां तक मैंने वर्किंग को पूरा कर दिया है। इस वर्किंग को आपने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इसमें जो एंट्रीज की चेंजेस है वो इंशाल्लाह आप मैनेज कर सकते हैं। बस सवाल को खुद करना ना, ये वर्किंग खुद करके सारी जगहों पे वो फिगर पहुंचा देना, बाकी सवाल तो वैसे ही है। ठीक है, ओके, अब मैं वर्किंग सामने कर रहा हूं, उसको किसी ने ये वाली वर्किंग रिप्लेस हुई है। ठीक है ना, ये इससे आगे। ठीक है ना, ये सारी वर्किंग रिप्लेस करनी है आपने। ओके, इसको हमने रिप्लेस कर देना है और ये वाली वर्किंग के साथ। रिमेनिंग लाइफ निकल आई है, वो बाद में देख लेना, या अगर साथ उसको देखना है तो ऐसे कर लें। ये ठीक है, 17 साल नहीं आ रहा सामने। ठीक है, इससे ऊपर की कहानी वो डॉट से, ठीक है ना, वो तो पता नहीं था। तो इससे आगे की वर्किंग ये है, ये वर्किंग और रिमेनिंग लाइफ कैसे निकली, ये भी इररेलेवेंट सी बात ही है वैसे। थोड़ा और ऊपर ले आता हूँ। इसमें ये सारी इररेलेवेंट बात है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो ब्लैक वाली वर्किंग बनती है आपकी। ठीक है, ओके, सही है जी। ये ज़रा नज़र से गुजरा था, मेरे गलती नज़र आई थी इसमें। स्पटनिक पे चले, हटा दो इसको। कॉर्ब लिमिटेड तो हो गया था ना डिस्कस। हाँ, उसके अंदर एक पॉइंट आया था, वो तो मैंने आपके सर डाल दिया था ना, खामोश था सस्पेंशन के बारे में। तो वो फिर अब IS 23 में जाके डिस्कस करते हैं, बाकी सवाल तो डिस्कस हो गया था कॉर्ब वाला। ठीक है, अच्छा, डिस्कस पास पेपर 15 स्पटनिक लिमिटेड ऑन पेज 81। इसको जरा साफ सुथरे तरीके से कर लेते हैं। ओह
खड़े हो जाइए बच्चे, चलें जल्दी से, खड़े हो जाइए बच्चे, खड़े हो जाए जल्दी से, जल्दी से खड़े हो जाए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 है और 1 2 3 4 5 6 सातवां कौन है? कौन नहीं आया? नासिर आया हुआ है, अगमाज नहीं आया। हाँ भाई आज बोलोगे? ये रेड लिस्ट में आ चुके हैं बंदे, ठीक है। इनमें से कोई बोलता हुआ नजर आया ना आज तो उसका वीजा लग जाना है, डिपोर्ट हो जाएगा क्लास से, ठीक है। बैठ जाओ, निकालना थोड़ा ही तुम लोगों का यार, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। मंसूर की वजह से छोड़ा सबको? नहीं यार, जितनी शामत मंसूर की, मंसूर को इतनी मैं बातें करता हूँ, किसी और करूं तो वो तो मेरे से दूसरे दिन लड़ पड़े। चलो जी, बल्कि यार ये पड़ा ही रहता, वो मैंने तो कहा था कि सोल्यूशन के अंदर वर्किंग जो है ना, वैसे समझ आ गया था सवाल? समझ तो आ गया था, फिर क्या मतलब? समझ तो आ गया था पर समझ नहीं आया था। अच्छा, कैलकुलेटर हाथ में रखना है आप लोगों ने, सेपरेट करना जरूरी है भाई, वरना संभलेगा नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया भी ऐसे ही हुआ है, अगर सेपरेट हैं तो सेपरेट ही रखा जाता है उनको। डेप्शन रेट अलग अलग होता है उनका, लाइव्स अलग होती हैं, रेजुअल वैल्यू अलग है। कैसे इकट्ठा कर सकते हैं हम? इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, एंट्री करते हुए डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री आप इकट्ठी कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी काम शुरू करते हैं। कैलकुलेटर बस हाथ में, ठीक है जी। सबसे पहली बात, यकम मई को कब, यकम अप्रैल को रेडी टू सेल हुई है। यकम मार्च रेलेवेंट नहीं है बेटा, यकम मार्च इररेलेवेंट है, ठीक है। चाहे यकम मार्च खरीदी है, फॉर्मेलिटीज वो पेंट वूंट करके अपना नाम शाम लिख के कागज कुगज चढ़ा के पानी में चलानी थी ना, खराब ना हो है। मुख्तलिफ काम करने के बाद वो रेडी टू सेल किस दिन हुई है? यकम अप्रैल को। तो हमारे लिए रेलेवेंट डेट है 1 अप्रैल, ठीक है जी। इस दिन से हम वर्किंग शुरू करेंगे, इस दिन से हम एडिशन को रिकॉर्ड करेंगे, क्रूज शिप डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से करेंगे? कॉस्ट ऑफ इंजन भी, कॉस्ट ऑफ बॉडी भी, कॉस्ट ऑफ ड्राई डॉकिंग भी। बेटा ये जो है ना, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। कितना? 1435। तो ये हमारी पूरी क्रूज शिप की कॉस्ट है। कल क्लास के बाद एक बच्चा आया, कहने लगा कि सर डैमेज तो बॉडी हुई है, आपने इंजन की डेप्रिसिएशन क्यों रोक दी? तो मैंने कहा बेटा शाम हो गई है और कोई बात नहीं है, सुबह बात करेंगे इस पे। उसने फिर भी नहीं मुझे छोड़ा, तो मैंने उसे कहा देखो बॉडी डैमेज होकर रिपेयर होती है तो इंजन बाहर निकल के पानी में तो नहीं ना चलता रहा, इंजन भी तो, इंजन तो शिप के अंदर ही है ना, ठीक है, क्रूज शिप के अंदर ही है। तो अगर क्रूज शिप रुकी है रिपेयर के लिए तो इंजन रुका हुआ है। अब ड्राई डॉकिंग और क्रूज शिप की डेप्रिसिएशन तो नहीं रुकी, लेकिन इंजन की डेप्रिसिएशन तो रुकनी थी, क्योंकि वो किस बेस पे थी? और की बेस पे। अच्छा, तो 1435 से हमारी कहानी शुरू होगी, लेकिन हमने ये 1435 टोटल के कॉलम में लिखना है, बाकी तीनों को अलग अलग भी रखना है, ठीक है। ये देखें जी, 1435 टोटल में आ गया ये, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग जिनकी जितनी जितनी कॉस्ट थी उतनी उतनी कॉस्ट नजर आ रही है, ओके। 840, 535 और 60। अच्छा, अब उसके बाद इस साल में तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यकम मई को एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट किस दिन हो रहा है? फिरोजी रंग से, बताओ जरा मुझे कर देते हैं, ठीक है। ये तो 19 वाले साल में, ठीक है। और फिर रिवैल्यूएशन हो रही है रिवैल्यूएशन, वो किस दिन हो रही है यार? ये क्यों नहीं पूरा? अच्छा सॉरी जी, आप लोगों का जी रीवैल्यूड अमाउंट है, रीवैल्यू हो रहा है 31 दिसंबर 19 पे और 20 पे, यानी इस डैमेज के बाद बात की कहानी है, ठीक है। अभी तो हम खड़े हैं 2018 में, तो 2018 में तो सिर्फ डेप्रिसिएशन हुई है, ठीक है।
अब जब डेप्शन की बारी आएगी तो मैंने आपको कल बताया था कि इंजन को 360 आवर्स हमने पर मंथ चलाना है और पहले साल में कोई क्रूज शिप नहीं रुकी, तो 9 महीने 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीने तक हर महीने 360 एवरेज आवर्स चला। तो इन टोटल कितना चला पहले साल में? 2018 में कितने आवर्स चला जी? 3240। ठीक हो गया। अब कैलकुलेटर फिगर निकालते चले जाएंगे ना, वहां वर्किंग में देखते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन निकालनी है। 840 कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू 40 माइनस करेंगे ना, क्योंकि सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करते। ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ है 50,000 आवर्स। अब ये हमारे पास पर और डेप्रिसिएशन आ गई, इनटू कितने आवर्स चला इस साल? कितना आंसर आ गया? 51.84। ठीक है जी। अब ये किसकी डेप्रिसिएशन आ गई? इंजन की। ठीक है, इंजन की डेप्रिसिएशन। उसके बाद बॉडी की डेप्रिसिएशन की बात करें तो 535 माइनस 35, क्योंकि यूजफुल लाइफ गिवन है और मेथड खामोश है, तो फिर कौन सा मेथड लगेगा? डेडलाइन ही लगेगा ना। ठीक है, उसमें तो थे ही और। ठीक है, और गिवन थे तो 35 कितनी लाइफ है? 25। ठीक हो गया। लेकिन इस पे फ्रैक्शन लगता है, 9/12 करोगे कितना आ गया? 15। ये हमारे पास बॉडी की डेप्रिसिएशन आ गई। अब रह गई जी ड्राई डॉकिंग। ड्राई डॉकिंग के लिए जी 60 कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू निल है, डिवाइड बाय लाइफ 5 इयर्स है, लेकिन 9/12 करेंगे जी। यार जो चार्जिंग होगी, पॉज करें आमिर भाई। अच्छा जी, इसको 9/12 करें तो 9। ठीक है जी। अब ये 3 डेप्रिसिएशंस अलग अलग कॉलम हमने बनाया था, तो अलग अलग दिखा देनी है। तो 51.84 इंजन, 15 शिप और 9 ड्राई डॉकिंग। ये पहले साल की होगी डेप्रिसिएशन। ठीक है। ये कौन से साल की डेप्रिसिएशन है? 2018 की। जब 2019 में जाते हैं तो 2019 के अंदर एक एक्सीडेंट होता है और कितने महीने? 2 महीने तक शिप नहीं चलती। एक तो 26 मिलियन की एंट्री अभी लिख लो साइड पे, क्योंकि एंट्रीज हमने एक ही बार जाकर देखनी है। इसकी एंट्री होगी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश या बैंक। ठीक है। ठीक है, ये एंट्री तो उसी वक्त हो गई। अब ये जो 2 महीने बंद रहा, ये 2 महीने बंद रहना बॉडी और ड्राई डॉकिंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ना डेप्रिसिएशन का, लेकिन इंजन की डेप्रिसिएशन पे असर पड़ जाएगा। ठीक है। तो 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू, अब हम आए इधर तो ये 10 महीने मैंने कल ही लिख दिया था आपको। 10 महीने किस लिए जी? क्योंकि 2 महीने तक शिप बंद रही जी। 4800 आवर्स इस साल में इसने काम किया, तो डेप्रिसिएशन आ गई 0.8। अच्छा, ये सेम रहेगा, बस फ्रैक्शन नहीं लगेगा। 535 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 20। 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12। अब ये 3 डेप्रिसिएशंस इस साल की 78.8, 20 और 12। ठीक है, टोटल तो खुद ही होता चला जा रहा है। ओके, एंट्रीज टोटल से देख लेंगे, क्यों हमने अलग अलग एंट्रीज क्या करनी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इस साल के एंड पे हुई रीवैल्यूएशन। ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट पहले साल के एंड पे है 1400 मिलियन। अच्छा, अब ये देखो जितनी वर्किंग हो गई है ना, चेक टिक हो गई, सिर्फ उतनी देखनी है आपने। ओके, अब आपने क्या किया, ये कैरिंग वैल्यूज अलग अलग निकली पड़ी थी। ठीक है, इन सब का टोटल कर लिया, 1250 इनका टोटल है, और टोटल वाले कॉलम में 1400 लिखा, और ये 149 जो है ये क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस, जिसकी एंट्री हुआ करती है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, ये एसेट क्रूज शिप डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक है, ये एसेट टोटल आ रहा है ना, ये क्रूज शिप है, असल में यूं लिखना चाहिए था इनको, क्रूज
शिप, ठीक है ना, क्रूज शिप टोटल है और ये सारे इसके हिस्से, ठीक है। अच्छा, अब रीवैल्यू तो ये हो गया। अब ये जो रीवैल्यूड अमाउंट है इसको कैसे डिवाइड करें, उन्होंने सवाल के अंदर ही लिख के बताया हुआ था, रीवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शन्ड बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यूज बिफोर रीवैल्यूएशन। तो ये पड़ी है हमारे पास बिफोर रीवैल्यूएशन की बुक वैल्यू 711, 539। अब 1400 को आपने अपोर्शन करना है, ठीक है। अब इधर देखें, एंजन को एलोकेट करेंगे 711 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 1400 करके देखो कितना आता है। नहीं समझ आई? 1400 रीवैल्यूड अमाउंट है ना, ये मैं कहता हूं सबके नीचे आ जाए क्योंकि आगे तो इसी ने यूज होना है फॉर डेप्शन पर्पस, ठीक है। तो 1400 को एलोकेट करना है, तो एंजन के लिए एंजन के लिए फ्रैक्शन क्या निकलेगा, 711 बटा 1250, 711 इशारिया 36 बटा, उसके बाद 1400 से मल्टीप्लाई करें तो 796.49 आ रहा है। ऐसे ही इसको चेक करें, 500 बटा 1450 जरिए 36 इंटू 1400 559.84 आ रहे हैं। उसके बाद करें जी 39 डिवाइड बाय 1250.36 इंटू 1400, सही हो गया। ये सब की हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट्स आ गई, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन के बाद आपको पता है डेप्रिसिएशन जो होती है वो रिमेनिंग लाइफ पे होती है, ठीक है। जी ये देखो भाई 3240 और 4800 ऑर्स, ये ऑलरेडी चल चुका है इंजन। टोटल कितना बनता है 3240 जमा 4800, 8040 और ऑलरेडी चल चुका है। टोटल लाइफ थी इसकी 50,000 और रीवैल्यूएशन के दिन तक ये कितना चल गया 8040 और, तो रिमेनिंग लाइफ इसकी कितनी, रिमेनिंग लाइफ 41960 और, ठीक है जी। आगे रिमेनिंग लाइफ रीवैल्यूड अमाउंट पहले निकल चुकी है। ये देखो अब डेप्रिसिएशन के लिए इन्होंने क्या किया, ये 796 को अब डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। -40 वो रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि सवाल में चेंज नहीं आया उसके अंदर, तो वो -40 रहेगा ना, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं 50,000 -3240 -48, आंसर क्या आता है जरा इसको चेक करो, जरा चेक करो। हाँ 41960 ही हमने लिखा है अभी, ये देखो 41960 और, ठीक है। तो 796.38 -40 डिवाइड बाय 4196 इंटू कितने आवर्स वर्क 600 इंटू 12 7200, तो डिडक्शन आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसकी लाइफ कितनी थी 25 साल थी। अच्छा मैं भी कहूं 25 में से क्या माइनस हो रहा है यार, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। यकम अप्रैल को खरीदा था इसको हमने, 9 महीने पहले साल में और पूरा साल दूसरे साल का, तो 1.7 1 ईयर प्लस 9/12 ईयर कितना बनता है 1.75 ईयर, तो 1.75 गुजर गया, टोटल 25 था, तो रिमेनिंग से डिवाइड किया हो, सही है। ऐसे ही इसके साथ भी किया हो और अगले स्टेप पे भी ऐसे ही करना है। बस ये एक और डेफिनेशन आ गई, ये एक और डेफिनेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद ये बुक वैल्यूज आ गई, कोई नहीं किया हुआ। अच्छा हमें एंट्रीज किस दिन की मांगी गई थी, किस साल की, 31 दिसंबर 2020 तक। हाँ जी वर्किंग के अंदर ये कमी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो हम कर लेते हैं यहां से। आगे डेप्रिसिएशन तो वैसे नहीं करनी ना, ठीक है। ओ अच्छा जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस की ट्रांसफर की एंट्री, रीवैल्यूएशन सरप्लस की ट्रांसफर की एंट्री कैसे करेंगे। ये तो डेप्रिसिएशन हो रही थी, ये तो डेप्रिसिएशन हो रही थी। RS RE वाली एंट्री कैसे करेंगे, टोटल सरप्लस तो ये आ रहा है, हर एक का सरप्लस तो अलग अलग है नहीं।
अपोर्शनमेंट से तो डेप्रिसिएशन आई पड़ी है। सरप्लस को अपोर्शन नहीं करना, ठीक है, सरप्लस को अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ना अब माजरत के साथ थोड़ा सा ध्यान से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती क्या थी, अगर रीवैल्यू ना होता तो कितनी डेप्रिसिएशन होती, ठीक है, और अगर रीवैल्यू हो गया है तो अब कितनी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। जरा थोड़ी लेंथी सी वर्किंग होगी, अल्लाह करे इधर हो, नहीं है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, ये इसकी हेडिंग क्या थी, तो वही तो पड़ी है। इधर देखो भाई, 840 क्या है, कॉस्ट है इंजन की, -40 डिवाइड बाय 50,000 इंटू इस साल की डेप्रिसिएशन ये होती। तो बोलो अगर रीवैल्यू ना हुआ था तो कॉस्ट भी पड़ा होता ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। देखो हम क्यों नहीं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वर्किंग, क्यों नहीं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की फिगर निकाल सक रहे, क्योंकि अलग अलग है, सबकी डेप्रिसिएशन अलग अलग है, सबका सरप्लस हमने अलग अलग कोई नहीं निकाला। या तो सबका वो और लंबी मुसीबत में पड़ जाते कि सरप्लस को भी एलोकेट करो, फिर सरप्लस को एलोकेट करो तो भी अल्टीमेटली यही करना था कि अगर कॉस्ट पे होता तो ये होता, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं था इसके अंदर। ये बात समझे हो कि मसला क्या है। ये वो आखिरी एंट्री जिसकी समझ नहीं आ रही थी आपको, आखिरी एंट्री नहीं, इस एंट्री की समझ नहीं आ रही थी, आखिरी एंट्री तो 1 मिनट में हो जाएगी, वो तो सिर्फ अगला कॉलम डाला हुआ है। बात समझिए, हमने 149 का जो सरप्लस अभी मैंने इधर लिखा है, इधर डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है, तो 1 मिनट आपको वर्किंग के फॉर्मेट आप वाले पे डाल दूं ना एक दफा, ये ऐसे लिखा होता था, ऐसे लिखा होता था, बोलो। अब डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है तो इधर से भी कुछ ना कुछ माइनस होना होता था, तो यहां पर एसेट की बुक वैल्यू आती थी, यहां पे रीवैल्यूएशन सरप्लस की बुक वैल्यू आती थी। ये फिगर क्या होती थी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन अपवर्ड होने की वजह से जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी वो हम वहां पे शॉर्टकट से निकाल लेते थे, सरप्लस को डिवाइड करते थे रिमेनिंग लाइफ में। यहां पे ये अलग अलग है नहीं, सरप्लस भी इकट्ठा पड़ा हुआ है, कोई किसी तरह से डेप्ट हो रहा है, कोई किस तरह से हो रहा है, कोई किस तरह से हो रहा है। अब रीवैल्यू सरप्लस को अलग अलग एलोकेट करें तो नई मुसीबत में पड़ जाएंगे। आसान काम क्या है, नहीं वो मुश्किल हो जाएगा, ये ज्यादा आसान है, ये काम तो करना ही है, ठीक है, सादा बात है। हम कॉस्ट के हिसाब से जो पिछले साल रीवैल्यूएशन से पहले जो ओरिजिनल कॉस्ट पड़ी थी उसके हिसाब से इस साल की डेप्शन निकाल लेते हैं। रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्शन निकली है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, रीवैल्यूड अमाउंट्स की डेप्शन मौजूद है ना, तो जो रीवैल्यू ना होता उसकी डेप्शन 1 मिनट में निकाल लो। फर्क जो होगा वो इंक्रीमेंटल डेप्शन है, वो RSRE मेरे दोस्त की एंट्री, ठीक है। आज RSRE वाला बैठा है क्लास में, किधर है, किधर गया, हाँ ये RSRE। बात समझे हो कि नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, कितने बच्चों को नहीं, तुम्हें समझ नहीं है टोपी वाले भाई, नहीं समझ आई, शक्ल ही बता रही तुम्हारी। इधर देखो ना, पता नहीं क्या 5 जगह पे तुमने उंगली रखी है किताब के अंदर, क्या ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं पता क्या ढूंढ रहे हो तुम, सब कुछ सामने है यार। यार वो सोल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सही कराया उसको कहां लिखा था मैंने, दूसरी फाइल में, इधर से समझाता हूं। कौन सा सवाल था ये भाई, ये एंट्री जो होती है, ये 0.5 की एंट्री, ये क्या होती है, ये डेबिट एक्सपेंस डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट होता है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होता है। ये रीवैल्यू सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट की अमाउंट क्या होती है, अगर रीवैल्यू ना होता तो डेप्रिसिएशन इतनी कम होती। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट वो पहली क्लास याद करो हम निकाला करते थे। असल में कहानी क्या थी, रीवैल्यूएशन की वजह से ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी है, ठीक है, यानी सरप्लस को भी हमने कम करना होता है, साथ साथ करना होता है। अच्छा अब ये क्रूज शिप है, पिछले कॉलम्स बाढ़ में गए, छोड़ो पीछे कुछ है ही नहीं सवाल के। ये एसेट है, ये एसेट की बुक वैल्यू चली आ रही है, ये एसेट पे सरप्लस आया था इधर लिख दिया, ये एसेट की बुक वैल्यू, ये सरप्लस की बुक वैल्यू, ये एसेट डेबिट हो गया, सरप्लस कितने से डेबिट करें, इंक्रीमेंटल डेबिशन के अमाउंट से। अब वो यहां पे डायरेक्टली निकल सकती थी, शॉर्टकट कोई नहीं था, वो शॉर्टकट लगाया करते थे। तो मैंने आपको कहा कि ये आपकी रीवैल्यूड एसेट की डेप्रिसिएशन निकली पड़ी है। आप के पहले वाले पुराने एसेट को कॉस्ट के हिसाब से जब डेप्रिसिएट होता था वो डेप्रिसिएशन निकाल लो, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। अब कॉस्ट क्या थी,
ये देखो 840 कॉस्ट, 40 रेजल वैल्यू डिवाइडेड बाय 50,000 टोटल लाइफ इनटू, ये किस साल में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पड़ रही है? 20 के साल में पड़ रही है ना। 19 के एंड पे तो रीवैल्यू होकर खत्म होगी कहानी। अब अगले साल की डेप्रिसिएशन थी, तो अगले साल में अगर रीवैल्यू ना होता तो 7200 घंटे इसने चलना था, 7200 घंटे चलना था। तो 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 पर और डेप्रिसिएशन इनटू 7200 घंटे, ये इसकी डेप्रिसिएशन होती अगर रीवैल्यू ना हुआ होता। तो ये पहले यही लिखा हुआ है, इधर देखो, ये 840 माइनस 40 कॉस्ट माइनस रेजल वैल्यू डिवाइड बाय 50,000 इनटू ये 7200 ही तो लिखा हुआ है। इसको काट के लिखो 7200, ऐसे ही परेशान हो रहे हो, वहां पे लिखा हुआ 7200। अब सही हो गया। ये क्या है? ये क्या है? ये है अगर एसिड रीवैल्यू ना होता क्रूज शिप तो इंजन की इतनी डेप्रिसिएशन होती। ऐसे ही अगर क्रूज शिप रीवैल्यू ना करते तो बॉडी की कॉस्ट 35 थी, 535 माइनस 35 डिवाइड बाय 25, ये डेप्रिसिएशन होती। 535 माइनस 35 डिवाइड बाय 25, ठीक है। और अगर रीवैल्यू ना होता ड्राई डॉकिंग की डेप्रिसिएशन होती 60 माइनस 0 डिवाइड बाय 5। तो ये वो मैंने असल में हेडिंग मिटा दी थी, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है जी? ये हमने निकाली है डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट। अगर रीवैल्यू ना होता तो डेप्रिसिएशन कितनी होती। भाई अलग अलग में ना और मुसीबत में पड़ जाओगे भाई, आसान नहीं है वो। कैसे आसान है? उसमें भी हर एक के लिए ये काम करना ही पड़ना था। आप सरप्लस एलोकेट कर लो, ठीक है। क्या सरप्लस को क्या 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 करोगे? रिमेनिंग लाइफ डिवाइड करोगे। कितना काम करना पड़ रहा है? 3-4 स्टेप्स में जाके आपने हर जगह पे उसको सरप्लस को भी निकालना है, फिर हर एक का सरप्लस अलग अलग रखना, एक और मुसीबत। वो हर एक जगह पे कॉलम एक्स्ट्रा पड़ रहा है, फिर उसके बाद उसकी आपने इनकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, वो अलग मुसीबत। क्यों उस मुसीबत में पड़ते हैं? छोटी सी वर्किंग है। और मजे की बात, ये किसी को समझ नहीं भी आई तो कितने नंबर का सवाल था? कितने नंबर का सवाल था? 15 फिर भी आ चुके थे। तो ये थोड़ा ही होता है कि जो बात आपको समझनी है उसी की, जिसको समझ आ गई अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आई तो भी यार 17 में से 15 नंबर फिर भी आ चुके हैं आप लोगों के, कोई मसला नहीं, ठीक है। रिलैक्स रहा जाए। अच्छा, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रिसिएशन इतनी होती। रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन कितनी है? ये देखो 165.82। तो फिर बताओ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है? बोलो। ये अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो इतनी डेप्रिसिएशन होती। रीवैल्यूएशन की वजह से इतनी डेप्रिसिएशन है, कहां पता लगा? ये रीवैल्यू के बाद वाली डेप्रिसिएशन हमने निकाली है, रीवैल्यूड अमाउंट को यूज करके निकाली है ना। कितनी होती? 165.82। तो कितनी डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन की वजह से ज्यादा पड़ी? 18.62। ये 18.62 की एंट्री यहां पढ़नी थी, 18.62। और ये कितना बच जाए? 1302। ठीक हो गया भाई, यहां तक को मसला। चलो अब अगली रिवैल्यूएशन हुई 31 दिसंबर 2020 पर। एक लाइन हमने खाली छोड़ी और रिवैल्यूड अमाउंट लिख ली। इसी दिन हो रही है ना, सवाल देखते रहना, इसी दिन हो रही रिवैल्यूएशन। अच्छा, रिवैल्यूएशन होकर वैल्यू कितने पे पहुंच गई? 1000 है। 31 दिसंबर 20 की 1000 रिवैल्यूड अमाउंट है, नहीं है? किसी ने नो बोला। 1000। अब क्या आ गया? लॉस। क्या आ गया? लॉस। कितना लॉस है देखो? 234.18। ये लॉस आया। सबसे पहले इसने सारा सरप्लस खा लिया, यहां पे बच गया 0। अब ये नीचे कैसे आ गए? अच्छा चलो, प्रॉफिट एंड लिखा इधर था, प्रॉफिट एंड लॉस में बकाया सरप्लस कितना? 1016। ये लॉस आ गया और बस सवाल हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब ये बात समझ आ गई है? ये 18 चल गया, 6 भी समझ आ गया, बस फिर तो काम खत्म हो गया। अब उसने कहा था इन 2 साल्स की एंट्री कर दें, ठीक है। तो हम एंट्री शुरू करते हैं, ठीक है।
एंट्री नंबर 1, क्रूज शिप डेबिट कैश क्रेडिट 1435। एंट्री साथ साथ देखते जाना सोल्यूशन से, सोल्यूशन सामने रख लो ना आप खोल के, ठीक है। सिर्फ पहले एंट्री में बोलूंगा, उसके बाद देखना होगा, ठीक है जी। क्रूज शिप डेबिट कैश क्रेडिट 1435 से 1 अप्रैल 2000 या ठीक है। डेप्रिसिएशन करते हुए फिर ध्यान कर लेना, कोई मसला नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से 1 अप्रैल ही लिख लेना बेहतर है, ठीक है। लिख के 1 अप्रैल लो ताकि ये कंफ्यूजन हो ही ना। तो एंट्री करते हुए 1 अप्रैल लिख लो, मार्क को नहीं फर्क पड़ता, 1 अप्रैल को ही होना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हुई, सेकंड एंट्री 31 दिसंबर 18 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किसकी, क्रूज शिप की। बीच में पड़े हैं कंपोनेंट्स, तो पड़े रहे, ठीक है। अलग अलग करने कर भी सकते हैं, करने के लिए तीन फिगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो इकट्ठा ही जाएगा, एक्यूमुलेशन 3 जगह पे कर दें, लेकिन आसानी कर लो ना यार, ठीक है। हमने टोटल जो बना दिए, जब टोटल बना दिया तो जान छुड़ाओ, ठीक है। आसानी कर लो अपने लिए। उसके बाद 19 वाले साल में एक रिपेयर एक्सपेंस हुआ था, उसकी एंट्री थी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितना था 26 से। उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ दौरान साल के एंड पे फिर ये एंट्री नंबर 4 बनेगी आपकी, क्योंकि 3 कौन सी है, इधर मैंने लिखी थी कहीं, ये नंबर 3 एंट्री है, ठीक है ना, इसलिए मैंने उसको 4 नंबर लगा दिया। ओके, नंबर 4 एंट्री फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 108,800 से टिक करते जाओ एंट्री। अब रीवैल्यूएशन का वक्त आया, ठीक है। रीवैल्यूएशन पे सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री, ट्रांसफर में जाएगी 75.84 जमा 108.8, कितना बनता है, जितना भी बनता है इन दोनों का टोटल, उसकी एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना बनता है बता ही दो, ये अब ये आपकी एंट्री नंबर 5 बनेगी। एंट्री नंबर 5 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट क्रूज शिप क्रेडिट 184.64 से टिक करो। अब यार ऊपर देखना मंजूर क्या ढूंढ रहा है, ये एंट्रीज मैं इधर समझा रहा हूं, जब यहाँ एंट्री समझा दूं फिर बस टिक कर लो जाके, यही हुई पड़ी है यार, ठीक है। ये हो गया काम जी। अब रीवैल्यूएशन होनी है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस ये आ रहा है, ये हो गया ना, डेप्रिशिएट हो गया था, यहां पे पहुंच गया था। ये एंट्री असल में मैं यहां पर एंट्री तो यहां पर बनती, मैंने फिगर ऊपर लिख दी है ना, ये यहां पर एंट्री पड़ी हुई है। पहले हमने ट्रांसफर किया, अब रीवैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या होती थी, क्रूज शिप डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। पूरी बात किया करो ना। नंबर 6 एंट्री ये होगी, क्रूज शिप डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, ठीक हो गया। अब साल खत्म, अब आया 20 का साल। 20 के साल में पहले डेप्शन हो रही है, अब ये फिगर भी निकाल ली हुई है हमने, ठीक है। अब नंबर 7 एंट्री करो पहले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड, हाँ या क्रूज शिप क्रेडिट जो मर्जी कर लो, क्रूज शिप को ही कर दो, एक्यूमुलेशन कर दो, कोई मसला नहीं, ठीक है ना जी। क्रेडिट ठीक हो गया। उसके बाद RSRE मेरे दोस्त की रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 18.62 से, ठीक है। उसके बाद अब फिर रिवैल्यूएशन हो रही है रिवैल्यूएशन, कैरिंग अमाउंट पे पहुंच गए ना। अब यहां रिवैल्यूएशन हो गई, पहले ट्रांसफर की एंट्री, अब ट्रांसफर में सिर्फ 165.82 पड़ा है, ठीक है। तो यहां पर नंबर 9 एंट्री जो पड़ेगी वो यहां पर है असल में एंट्री, लेकिन अमाउंट है 165.82। तो नंबर 9 एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और क्रूज शिप क्रेडिट 165.82 से, ठीक है। अब ये एंट्री आ गई नंबर 10, ये एंट्री हो रही है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और क्रूज शिप क्रेडिट, ये इन्हीं अमाउंट से हो रही है, देख लें, ठीक है। और बस सवाल खत्म, ठीक है। तो ये जरा कंप्लीट हो गया इस तरह से, थोड़ी सी इसमें कमी थी, वो शायद आईके वाला सोल्यूशन ही किताब में पड़ा हुआ है, और आईके वाले सोल्यूशन के अंदर
इकट्ठा ही उन्होंने ना वर्किंग के अंदर ही सारा कुछ कर दिया है। इस तरह से वर्किंग इम्पेयरमेंट लॉस की वर्किंग भी करते हैं। पहले ये नोट कर लो, मैंने वो जेन में निकल गया था एंड पे उन्होंने इम्पेयर देख दिया रिकवरेबल अमाउंट भी, तो वो भी वो 1 मिनट का काम। ये नीचे वाला मुझे सारा मिटाना पड़ेगा असल में, क्योंकि इसमें नीचे कॉपी तो होना नहीं है, तो इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा इम्पेयरमेंट की एंट्री करने के लिए। इसलिए ये सब कुछ जिसने जो नोट करना है यहाँ पे कर लें। इम्पेयरमेंट मेरे जेन से निकल गई थी, तो अभी बस कर लेते हैं, यहाँ तक तो कर लेना। 10 एंट्रियां तो होगी, 11वीं रह गई, बस अभी कर लेते हैं। ओ यहाँ पे रीवैल्यूएशन लॉस ही नहीं लिखा। ये ना अपने सोल्यूशन पे ही आपने ये 2 लाइनें, बल्कि इसके नीचे एक और लाइन भी ऐड होनी है, इसलिए जरा तंग तंग करके नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। वो जो नीचे जगह है ना आपके पास थोड़ी सी, उसी में आपने 2 कॉलम 2 रोज ही आ गई, 1-2 रोज और ऐड करनी मैंने, नहीं तो कोई बात नहीं, तस्वीर खींच लेना घर पे, दोबारा से अच्छी सी वर्किंग करके सफ़े पे और चिस्पा कर देना। इसके बाद इजाज़त हो तो मैं इम्पेयरमेंट वाला काम देखूं। नहीं, कुछ बच्चे लगे हुए हैं, जल्दी करें। मुझे अब लग रहा था इस पे 10 मिनट लगेंगे। चले, समझ आ गई, समझ आना मकसूद है। अब छोटा सा एक काम था, तो आना 20 मिनट थे, लेकिन ये ना समझ आता तो यूं लगता कि शायद कुछ कमी सी रह गई है IAS 16 में। हालांकि IAS 16 में आप लोग खास तो इंट्रो प्लस R1 में 22 दिन लगाए, R1 वालों ने भी 18 दिन लगाए, 4 दिन इनको ज़रा वो आप पता है बेसिक वाली डिडक्शन भी सिखानी होती है, तो 22 दिन करने के बाद भी अगर प्यास बाकी रह जाए तो मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। तो ये सवाल इस वजह से लाजमी समझा मैंने करवाना। बहुत सवाल पूछते थे बच्चे, ग्रुप में भी ऑनलाइन वाले पूछते थे, सर उस पढ़ने, सर ये पढ़ने, सब। मैंने कहा यार रिवीजन क्लास नहीं करवाऊंगा, अब रह गया तो रह गया ना, अब अगला काम कर रहे हैं। हाँ, लास्ट नॉर्मल क्लास, सॉरी जी, चलें आप। अच्छा सॉरी जी, मेरी नजर से ये नहीं गुजरा था, जरा जज्बाती हो गया मैं। ये द रीवैल्यूड अमाउंट ऑन 31 नवंबर 20 एंड 19 बार 1400 एंड 1000 रीवैल्यूड अमाउंट और पोर्शन बिटवीन, कहाँ लिखा हुआ है 5वें पॉइंट, एसएल यूजेस रीवैल्यूमेंट एसएल कहाँ यार इम्पेयरमेंट। अच्छा वो कोई गलती होगी, छोड़ दे, उस बात को मैं सही करा देता हूँ। अच्छा चलो, अच्छा हो गया, चलो ये बात हो गई। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 लिखा होता और लिखा होता रिकवरेबल अमाउंट इज इतने, तो आपको पता है एक ही दिन रीवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट के केस में आपने क्या करना होता है, ठीक है ना। ये इससे अगले साल में जाके 1 साल और बढ़ा देता और इम्पेयरमेंट करवा देता तो कोई मसला नहीं है। अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए और पहले को सरप्लस पड़ा हो तो वो पहले उस सरप्लस को खाता है, फिर लॉस आता है। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी लॉस था, तो इसमें लॉस के अंदर ऐड ही हो जाना था जाके, तो कोई टेक्निकल बात ही नहीं जी। अब सोल्यूशन को देख के सही कर लेते हैं। ये सोल्यूशन में ये हाँ, ये इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, इसको रीवैल्यूएशन लॉस, ये रीवैल्यूएशन लॉस है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाते होते हैं। रीवैल्यूएशन लॉस, या जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया करते थे, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI भी लिख लें आप, यहां पर आइकन तो नहीं लिखा हुआ था, इधर भी लिख लें रीवैल्यूएशन सरप्लस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा रहे। इन OCI इधर करना है और ये 18 वाली एंट्री में नहीं करना, पता है ना, ठीक है। उसके बाद ये जब फिर अरोज हुआ तो इन OCI, ओके। हाँ, ये रीवैल्यूएशन लॉस है, इम्पेयरमेंट नहीं है, गलती है सोल्यूशन, सही कर लें, ठीक है। ये सही कर लें जी। ये मैंने इन OCI 2 जगह ऐड किया और एक ये रीवैल्यूएशन लॉस P&L लिख लें, उसके बाद बस ठीक है, डन हो गया। IAS 16 डन। 2-4 MCQ ने जरा जल्दी से देख लें, उसके बाद चलते चलें। ये क्लियर है। अब ये ना ऐसे ही किस पिक्चर ले ली तो बहुत अच्छी बात है, ये फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। एंट्रीज में बोलता क्यों साथ साथ, कितनी एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है ऊपर, 10 ही हैं, चलो शुक्र है। और किसी ने एक्यूमुलेशन अलग अलग कर दिया जैसे वो भाई साहब कह रहे थे, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन डिडक्शन एक्सपेंस इकट्ठा ही जाना था।
अलग अलग इसलिए नहीं कि ज़रा आसानी है, क्योंकि हमने वैसे ही अलग अलग रखा ही नहीं था, सरप्लसेस को भी अलग अलग नहीं रखा हुआ था, सभी इकट्ठा किया था, तो इकट्ठा कर देना ज़रा आसानी है, वरना मुसीबत पड़ी रहती है, सर मुश्किल में पड़ जाता है मुझे। ओ हाँ, सब कुछ तो बंद हो गया था, अभी देखना पागल हो जाएगा ये। ये क्या ओपन हो गया, को पुरानी चीज़ें भी ओपन हो गई। अच्छा जी, अब IAS 16 के अंदर पास पेपर 15, 16 मैंने डिस्कस कर लिया है। ये कुछ MCQs हैं जी, कुछ MCQs हैं, बच्चे ने हाईलाइट किए थे, मुझे वैसे इनमें कोई बात नज़र नहीं आई पढ़ने पर, लेकिन चलें डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चों के मसाइल नॉर्मली एक जैसे होते ही हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। पहली क्लास जरा लेंथी हो सकती है ना, बंदा फ्रेश होता है। क्या आवाज़ आ रही है सर? हाँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लो, ब्रेक देना यार इसको ब्रेक। तेरह, 14, 15, 16, बड़ी गिनती बेटा पूरी की है आप लोगों ने। इसके अलावा भी कोई MCQ सुने, अगर आपको मैंने रिवीजन प्लान में MCQ लिखे, उनके अलावा भी कुछ बच्चों का दे MCQ तो हम सारे ही करेंगे, वो कर ही लेता है, कोई सवाल आ ही जाता है, तो फिर कोई मसला नहीं है, उसको ड्यूरिंग प्रेपरेशन लीव भी आंसर किया जा सकता है। अगर कोई बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी जिसके ऊपर चाहिए होगी, तो मैं छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी भेज दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी, ठीक है? ओके, परेशान नहीं होना, आपके साथ ही इंशाल्लाह प्रेप लीव में। बाकी अल्लाह को साथ करना, मेरे तो साथ होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, दुआ करते रहना। कौन सा था नंबर? कोई यार IAS 16 के अंदर थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ानी है, बस ये IAS 16 में थोड़ा ज़्यादा टाइम है, उसके बाद तो फिर ऐसे ऐसे IAS 1 के अंदर सिर्फ रीपरचेज बाय बैक दिखाना है, ठीक है? तो नहीं यार 6 बजे अल्लाह अल्लाह करो। मुझे लगता है मैंने ना इसको कॉपी भी ऐसे ही कर लेकिन चले आपके पास तो है। अच्छा सुनिए जी इधर, बस ये जी आपके डिस्क्लोजर्स थे, ठीक है? चलें इनको जरा पढ़ाया हुआ है मैंने, सिर्फ देखना है। 26 पेज है जी, पढ़ाए हुए हैं, नहीं पढ़ाया हुआ? अच्छा सुने जी, इम्पॉर्टेंट है ये इस सेंस में भी कि आपने जब पीपी का नोट बनाना है तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। और MCQs में भी इस तरह कभी कभी पूछ लेता है कि जितने डिस्क्लोजर्स हैं वो सारे देकर कह दे ये सारों में से कौन सा गलत है, ये सारे गलत हैं या कोई सही है, कोई 2-3 सही दे के 2-3 गलत कर दे तो पूछ ले कौन से सही है, तो एक नज़र इन पर भी डाल लेते हैं। कहता है व्हेन आइटम ऑफ पीपी आर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट, किताब पे ढूंढने की बजाय आप ज़रा देख लें इधर, पेज 26 है, पेज 26। अच्छा
जी व्हेन एन आइटम अ पीपी आर स्टेटेड रीवैल्यूड अमाउंट फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, लास्ट रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन फलां डेट। इंडिपेंडेंट वैल्यू वाज इन्वॉल्व, बताओ बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मैसर्स फलां फलां फलां। द एक्सटेंट टू विच आइटम्स फेयर वैल्यू वर, ये असल में ना वो अब मिट नहीं रहा क्योंकि ये वो मैंने पहले बुक के अंदर किया होता तो उसी से PDF बना दिया, उसी से इसके अंदर फेंक दिया कंबाइन करके, तो इस वजह से ये अब रेडी है, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी किताबों पे ये लिखी हुआ है, जुमला लिखा हुआ, तो ये देख लें। द एक्सटेंट टू विच, ये मैंने ना इसलिए राइट किया था, मैंने कहा था कि ये जितनी बात पर्चे के अंदर लिखी हो वैसी उठाकर लिख देनी है आपने, इसके बारे में आपने कुछ नहीं करना होता। ये इस तरह की जितनी बात पर्चे में लिखी हो वैसी लिख देनी। किसी एक आध सवाल के अंदर इस तरह से आया भी था कि लास्ट ईयर परफॉर्म बाय मैसर फलां फलां ऑन बेसिस ऑफ मार्केट बेसिस मार्केट असेसमेंट, इस तरह से। तो मैंने कहा था बस जुमला उठाओ एज इट इज लिख दो। तो ये कॉपी पेस्ट वाली बात ही है। तो कहता है जी बताओ, ये टेक्निकल लोगों को बताओ, हमें क्या पता कि ये क्या चीज़ है, ऑब्जर्वेबल प्राइसेस क्या होती है, मार्केट प्राइसेस क्या होती हैं, रीवैल्यूड अमाउंट, रिवैल्यूअर रिवैल्यू करते हैं, हम थोड़ी करते हैं। हम तो रिवैल्यूएशन रिपोर्ट की बेस पर उसकी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते हैं, और ऑडिटर हैं तो चेक करते हैं सही हुई है या नहीं। हमको रिवैल्यूअर थोड़ी होते हैं, तो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। उनका अपना अपना तरीकाकार होता है कि उन्होंने कैसे एसेट को रिवैल्यू किया है, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका अपना काम है, हमारा काम नहीं है ये, ठीक है ना। तो कह रहा है स्टैंडर्ड कि डेट बताओ, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था ये बताओ, और ये बताओ कि the extent to which items of fair value were determined directly by reference to observable prices in an active market or recent market transaction on arm's length transaction where estimated using or where estimated using other valuation techniques। ये बता दो। अब ये आपने कैसे बताना है, ये आपने कोई नहीं बताना होता। आप प्रैक्टिकल लाइफ में हो तो रिवैल्यूअर की रिपोर्ट के अंदर ये लिखा होता है, आप पर्चे में बैठे हो तो पर्चे के अंदर इसकी अंग्रेजी थोड़ी बहुत सारी लिख दे, सारी लिख देना, थोड़ी लिखी हो तो थोड़ी लिख देना, ठीक है ना। लेकिन ये स्टैंडर्ड की रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर है स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो डेट बताओ, नाम बताओ कि इंडिपेंडेंट है, और बताओ कि बेसिस क्या थी, ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइस थी, फेयर वैल्यू थी, एस्टिमेशन को यूज की, तो बता दो। वो जितना सवाल के अंदर बताता है उतना आप बता देते हो। फिर फॉर ईच रिवैल्यूड क्लास ऑफ पीपीई द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द एसेट बीन कैरिड अंडर कॉस्ट मॉडल हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन। फिर रिवन सरप्लस इंडिकेटिंग चेंज, ये भी हम बनाते हैं ना, चेंज इन रिवैल्यूएशन, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। ये जरूरी डिस्क्लोजर्स हैं। एडिशनल डिस्क्लोजर्स जो हैं वो रीवैल्यूड एसेट के नहीं है, ना ही कॉस्ट मॉडल के, ना रिवैल्यूएशन मॉडल के हैं, वो अलग से हैं, उनको अलग ही देख लें, ठीक है। अब ये कौन से डिस्क्लोजर्स हैं जी, रीवैल्यूएशन के IS 16 के रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं। IS 16 ने क्या कहा हुआ है, डेट बताओ इंडिपेंडेंट था, कोई अजम्पशन यूज किए तो वो बताओ, फिर हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन वाला सब नोट बनाओ, मूवमेंट इन सरप्लस का सब नोट बनाओ। यही 5 सब नोट ही बनाते आए हैं हम, ठीक है। अब MCQ क्या कहते हैं, when items of property plant equipment are stated at revalued amount, the following must be disclosed। रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट डायरेक्ट ही है, कौन कौन से सही है, ठीक है। द इफेक्टिव डेट, इफेक्टिव डेट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होना चाहिए, मेथड एंड सिग्निफिकेंट अजम्पशंस होना चाहिए, एक्सटेंट टू विच आइटम्स फेयर वैल्यू डिटरमिन होना चाहिए, फॉर ईच रेट क्लास हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन वाला होना चाहिए, सरप्लस के अंदर मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 1 to 6 ऑल ये सही ऑप्शन है। आंसर देखते जाइएगा साथ साथ, कोई गलती होगी तो सही कर लेंगे ना, सोल्यूशन को भी सही कर लेना आता है। फिर जरूरी तो नहीं होता कि सोल्यूशन के मुताबिक अपने सोल्यूशन को बनाना है। अगर कोई चीज़ हम यहाँ डिस्कस करते हैं और सोल्यूशन सही है तो सोल्यूशन के अंदर गलती जो पड़ी हो वो तो सही कर सकते, एक नजर से देख लिया करो, सही है बस, ठीक है। अच्छा 16, ऐसे नहीं ये पढ़ाए थे और ऐसे नहीं रंग बिरंगे किए थे ये डिस्क्लोजर्स, और ऐसे नहीं रिवीजन 10 के अंदर भी मैंने लिखा हुआ लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 11 को बड़ा इंपॉर्टेंट है। MCQ देखो, 2 MCQ यहीं से आ गए। एडिशनल डिस्क्लोजर्स एनकरेज्ड बाय IS 16 पढ़ाया था क्लासेस के दौरान ही, ठीक है। क्या कहता है जी IS 16 कहता है कोई टेम्परेरीली आइडल पड़ा है तो बता दो, ठीक है, और फुल्ली डेप्रिशिएटेड है तो उसकी कैरिंग अमाउंट बता दो, क्योंकि फुल्ली डेप्रिशिएट की कॉस्ट में पड़ी होती है, उसकी एक्यूमुलेशन में पड़ी होती है। अब वो डेप्रिशिएट तो होना नहीं होता, करना तो उसका कुछ नहीं है, सिर्फ कहता है बता, IS 16 कहता है सिर्फ बता दो, ठीक है, कि 100 रुपए का एक एसेट फुली डेप्रिशिएटेड है। अगली बात अगला खुद समझ जाएगा, 100 का फुली डेप्रिशिएटेड है तो 100 कॉस्ट में पड़ा है, 100 एक्यूमुलेशन में पड़ा हुआ है।
अमाउंट बता दो, क्या बता दो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, क्या बता दो, अंडरलाइन करो। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, हाँ देखा, इसीलिए मैंने कहा अंडरलाइन करो। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है यार कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, बुक वैल्यू नहीं होता, वो कैरिंग अमाउंट होती है। मुझे बताओ फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट की अगर तुम कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू बताओगे तो क्या बताओगे, देयर इज अ प्लांट विद अ बुक वैल्यू ऑफ 0, वो कह रहे कैरिंग अमाउंट बताओ कौन सी, ग्रॉस ग्रॉस ग्रॉस। ऊपर नोट के अंदर ऊपर वाली जगह पे ग्रॉस लिखते थे, कॉस्ट वाली साइड पे कॉस्ट, मैंने कहा था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख लिया करो, इसमें कॉस्ट भी आ जाती है, रिवैल्यूड अमाउंट भी आ जाती है। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ किसकी, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट की, एनकरेज है। फिर ऐसा एसेट जो रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज है और हेल्ड फॉर डिस्पोजल है। मंसूर का कूलर याद है, मंसूर का कूलर, मंसूर का कूलर रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज था, तीसरी मंजिल उतार के उसने ड्राइंग रूम में पेंट पूंट करके रख दिया था, बंदे आ रहे थे चेक करने के लिए, ओलेक्स पे लगाया हुआ था ना, हेल्ड फॉर डिस्पोजल। कोई ऐसा एसेट है जो रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव मतलब क्या है, अब सारा दिन नहीं चलता, ये पढ़ता रहता है बैठ के, अब एसी लग गया, ठीक है, वो तब सिर्फ नीचे से कॉल आती है, भाई आपने कूलर लगाया हुआ था सेल करने के लिए, मैं जरा आया खड़ा हूं दिखा दें, तो नीचे जाता है, जाके ड्राइंग रूम खोलता है, उसमें रखा हुआ, उसने एक्टिव यूज में नहीं है, बस हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, चला के दिखाता है, हाँ पसंद नहीं आया, ठीक है, चाय पी लें, नहीं चाय नहीं पीने, ओके अल्लाह हाफिज़, फिर आके पढ़ने बैठ जाता है, ठीक है ना। ऐसा कोई एसेट है जो रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूजर हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, बता दो, एनकरेज किया ये 16 ने। और व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, ये पढ़ाए हुए हैं सारे, मुझे अच्छी तरह याद, व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, अगर बेहतर है, फेयर वैल्यू और कॉस्ट का बहुत डिफरेंस आ गया है ना, रहो कॉस्ट मॉडल पे, मत करो रिवैल्यूएशन की एंट्रियां, लेकिन सिर्फ फेयर वैल्यू लिख के बता दो, ये हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं, क्योंकि 16 ने कहा है, लेकिन हमारी इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू ना आजकल इतनी है, तो बता दो। तो ये एनकरेज, ये जरूरी वाले नहीं है लेकिन एनकरेज है। आइए 16 एनकरेजेस डिस्क्लोजर ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज यूजर ऑफ एसेट माइट फाइंड इट यूजफुल, कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेरीली आइडल, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड, कैरिंग अमाउंट ऑफ रिटायर्ड हेल्ड फॉर डिस्पोजल एसेट, और कॉस्ट मॉडल अगर यूज हो रहा है तो फेयर वैल्यू व्हेन इट इज मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम कैरिंग अमाउंट, ठीक है, यही था एमसीक्यू। IAS 16 encourages following information as users of finance statement might find it to be useful. जी, gross carrying amount of temporarily idle, gross carrying amount of fully depreciated, carrying amount of PPE retired from active use, मंसूर वाला कूलर, cost model use, तो fair value if different from, सारे ही सही हैं ये भी। Which of the following, ये भी है 15वां भी है, Which of the following correct statement is correct? असल में ना इसके अलावा सारे थे, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, लॉस, डेप्शन एक्सपेंस निकालो, इंक्रीमेंटल निकालो, उसमें तो आप मास्टर ही बड़े हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटी सी वर्किंग की फटाफट आंसर आ गया, थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ी तो डेथ पड़ी, तो बहरहाल देख लो। Which of the following is correct? An entity may present PPE as gross carrying amount और net carrying amount, है ना, सही है ना, ये शर्म करो डूब मरो, ये सही कहने वालों जिन्होंने सर ऐसे ऐसे हिलाया। प्रेजेंट का मतलब है बैलेंस शीट के अंदर पीपी प्रेजेंट होता है ना, क्या आपको ऑप्शन है कि कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन फेस पे कर दो, नहीं, आपने पीपीई की बुक वैल्यू फेस पे प्रेजेंट करनी है, कॉस्ट लॉस डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ नोट्स में, वो इतना लंबा चौड़ा नोट बनाया था, आखिरी फिगर उठा के फेस पे लाते थे, ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ उन्होंने, क्यों, वो कह रहे हैं मे प्रेजेंट, अस्तगफिरुल्लाह, कोई नहीं प्रेजेंट कर सकते, an entity must present PPE on net carrying amount, ठीक है, प्रेजेंट PPE ने नेट कैरिंग अमाउंट पे ही होना है, उसकी डिटेल कॉस्ट लेस इंप्रेशन ये नोट्स के अंदर होगी, ओके, गलत है ये, गलत। आइदर यूजफुल लाइफ और डेफिनेट रेट आर टू बी डिस्क्लोज, बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड। हाँ ये तो सही लग रहा है, यूजफुल लाइफ या रेट एक ही बात होती है ना, लाइफ और रेट लिखते थे ना हम, ये तो सही लग रहा है। अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल पीपी आर रिवैल्यूड एट एंड ऑफ ईच ईयर, कल पढ़ा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन, नहीं ये गलत बात है, हर साल जरूरी नहीं है रिवैल्यूएशन मॉडल में, जब मटेरियली वो कहता है इतनी रेगुलरिटी हो कि आपकी कैरिंग अमाउंट और मार्केट वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस ना आ जाए, तो ये भी इन्होंने गलत लिखा हुआ। इफ एन एंटिटी चूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल इट मस्ट अप्लाई टू ऑल ऑफ इट्स पीपीई, एक क्लास पे जरूरी है,
सारों पे नहीं, कल ये भी बात होगी मेरे ख्याल से, ठीक है, कि लैंड को अगर रिवैल्यू किया तो सारे लैंड्स को रिवैल्यू कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है कि फिर साथ आप बिल्डिंग को या इक्विपमेंट को या व्हीकल को भी लाजमी करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी गलत है। वो सोल्यूशन क्या कहता, रिक्वायरमेंट क्या थी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी, ओनली बी, चेक कर लो। 16 भी है, अच्छा हम सोल्यूशन को छोड़े ना, यहां जल्दी से कर लेते हैं इसको, फिर सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन मैच कर गया तो फिर आप में मसला होगा। वकास लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर 300 ऑन यकम जनवरी 15 एंड असाइंड इट यूजफुल लाइफ 12 ऑन 31 मार्च 17, ईयर एंड 31 दिसंबर है, अच्छा दरमियान में हो रही है ना रिव्यू। ऑन 31 मार्च 17 इट वाज रीवैल्यूड टू 32 विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, व्हाट विल बी डेप्रिसिएशन चार्ज इन रिलेशन टू दिस मशीन फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 17। तो ऐसा करते हैं, हम यकम जनवरी 17 पे जंप करते हैं, ठीक है, और हम निकालते हैं बुक वैल्यू। कॉस्ट थी कितनी, 30,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट खामोश है ना, वैल्यू गिवन है सवाल में नहीं, डिवाइडेड बाय लाइफ 12, अब 15 16 कितने साल गुजर गए, 2 इंटू 2, ये आ गई जनाब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो बुक वैल्यू 25,000 आ गई, यानी 2500 एक साल की डेप्रिसिएशन है, तो फिर ये 5,000, अच्छा वो 2500 एक साल की हुई ना, मैं यही पूछ रहा था। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ ये बात पूछी कि एक साल, इसका मतलब एक साल की डेप्रिसिएशन 2500 है, तो उसका जवाब हाँ बनता था। 2 साल की फिर 5,000 हुई होगी, तो फिर माइनस हुई 30,000, तो 25,000 बुक वैल्यू आ रही है। मैंने कब कहा है बुक वैल्यू नहीं है, मैंने सिर्फ इतनी सी बात पूछ ली थी, गलती होगी मुझसे, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक साल का 2500 हुआ, सवाल नहीं सुन दे। अच्छा अब क्या हुआ, 31 मार्च 17 को ये एसेट रीवैल्यू हुआ है, तो यहां तक डेप्रिसिएशन निकालो, 30,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 12, एक साल की डेप्रिसिएशन इंटू 3/12, कितनी आ गई बोलो, 625, 24,300, अगर 75 भी बोलना सी ना, आ रहा सारी 375, बुक वैल्यू आ गई। अब इसी दिन ये एसेट क्या हो रहा है, रीवैल्यू, तो एक लाइन खाली छोड़ें और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी, 32,000, ये तो सरप्लस आ गया, 7625 का सरप्लस आ गया, 7625 सरप्लस, ठीक है, डन। उसके बाद जी डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ी दोबारा 31 दिसंबर 17 पे। अब डेप्रिसिएशन निकलेगी रीवैल्यूड अमाउंट पे 32,000, ऐसा ही है, माइनस 0 डिवाइडेड बाय, अब भाई 2 साल पूरे गुजर चुके थे और 1 साल के 3 महीने, तो 3/12 कितना बनता है, 3/12 आंसर 0.25, यानी 2.25 ईयर्स गुजर गए, 12 में से 2.25 गुजर गए, तो रिमेनिंग 9.75 ईयर्स, ठीक है। लेकिन ये याद है ना आपको कि इसको 9/12 फिर भी करना पड़ता था, क्योंकि ये 1 साल की डेप्रिसिएशन निकला करती थी, मैंने प्रूव भी किया था एक वर्किंग में, तो 9/12 कर दिया। ठहर जाओ, अगला काम उस भाई साहब के साथ भी ऐसे ही करना है, 7625 डिवाइडेड बाय, थोड़ा बह गया जे, 9.75 इंटू 9/12, ठीक है। कोई चीज तो रह ही जानी सी, चलें जी। जी इतना बड़ा एमसीक्यू, ओके बोलें जी, 24
4 6 2 और 7, ठीक है। अब बस आगे करने की जरूरत नहीं है। इधर देखें, हमसे उसने कहा था, देखो ना ये टाइम, अब टाइम क्या क्या बच सकता है। आप ये वर्किंग ना करो, अगर मेरा ये रेड वाला पेन लग जाए तो ये वाला वर्किंग ना करो आप, क्योंकि आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट बुक वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। फिर ये 3 महीने की निकाल के बुक वैल्यू तो निकालनी पड़नी थी, क्योंकि असल में उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांगा हुआ है आपसे पूरे साल का। ये 3 महीने की डेप्रिसिएशन इधर पड़ी है और 9 महीने की इधर पड़ी है, तो असल में तो आपको चाहिए सिर्फ ये फिगर थी 625 और 2462। तो आगे मैंने बुक वैल्यू भी नहीं निकाली, ठीक है ना। इन दोनों का टोटल कितना बनता है? 3087। अगर यही आंसर है तो फिर ये सही है, 3087, यही है, ठीक है। आप इसको कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, देख लीजिएगा। लेकिन एमसीक्यू अगर इतना ये इस तरह का एमसीक्यू आए तो कम से कम 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का एमसीक्यू देगा। और 2 नंबर के एमसीक्यू का मतलब इंटू 1.8 करें, तकरीबन 4 मिनट है। तो ये वर्किंग फटाफट करें तो 1-1.5 मिनट में हो जाती है, इतनी आसान सी तो वर्किंग है। और जी कौन से, ये 16-17 भी है, 17 भी है बेटा, पिक्चर लेनी है और पीछे वर्किंग नहीं हुई भी। अच्छा, 25, 26, 27, 28, 29, यही तो नहीं पड़े थे बीच में से। हाँ ये अच्छा है, मजे का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन, ये नॉट को जरा साइड पे कर दो फिलहाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन फॉर रिपोर्टिंग नॉन करंट एसेट्स एट रीवैल्यूड अमाउंट रादर देन कॉस्ट। कहता है जी कोई वैलिड रीजन बताओ कि आप क्यों एक फिक्स एसेट को कॉस्ट की बजाय रीवैल्यूड अमाउंट पर शो करना चाहोगे। देखते हैं। टू प्रिवेंट लॉन्ग टाइम एसेट बीइंग रिपोर्टेड एट आउट ऑफ डेट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये तो सही है। एक एसेट को रीवैल्यूड अमाउंट रखने की एक अच्छी लॉजिक ये हो सकती है ना कि जी आप चाह रहे हैं कि हम उस एसेट को पुरानी आउट ऑफ डेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ना रखें, जरा लेटेस्ट पे आ जाए, इसमें कोई मुजायका नहीं, सही बात। टू कीप ओनर्स ऑफ बिजनेस बेटर इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर इक्विटी इन द बिजनेस, ये भी सही है। रीवैल्यूएशन सरप्लस शो करके हम ये बताते हैं कि ये भी आप कमा चुके हैं, मतलब कमा लेंगे, अनरियलाइज्ड है, आपके एसेट ने इतनी वैल्यू का जो है वो सरप्लस कमा लिया नहीं है, लेकिन अभी बेचें तो कमा लेंगे। यानी ये आपके बिजनेस की ग्रोथ है ना, एक तरह से आपके पास एसेट जो पड़े हैं उनकी वैल्यू आज इतनी है, तो आपने अपने यूजर्स को ज्यादा बेहतर अपनी इक्विटी के बारे में आपने इससे बताया, एक वजह हो सकती है। टू रिपोर्ट परफॉर्मेंस करेक्टली बाय मैचिंग अर्निंग्स विद प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एसेट, क्या मतलब? अगर आप एसेट को रीवैल्यू कर देंगे, ठीक है, देखें ना मिसाल के तौर पे, सब बड़े ध्यान से सुनना। आपने आज एक एसेट खरीदना है अगर बाजार से, साथ वाला बंदा अगर कोई फैक्ट्री लगाए तो यही प्लांट उसको आज महंगा मिल रहा है, आपने अगर उसको कॉस्ट पे रखा हुआ अपने एसेट को तो वो पुरानी कॉस्ट पे आ रहा है। साथ वाला वही बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको वही एसेट महंगा मिलेगा ना आज, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू तो आज ज्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि आप आज जितना उस एसेट से सेल्स रेवेन्यूज कमा रहे हैं चीजें बनाकर, ठीक है, देखा जाए तो उसके अगेंस्ट सही वाला एक्सपेंस नहीं आप चार्ज कर रहे, क्योंकि आज एसेट की वैल्यू ज्यादा है ना। तो आज अगर ज्यादा वैल्यू वाला एसेट होता तो उसकी डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होती, तो इनकम लेस डेप्रिसिएशन उसी से रिलेटेड आती। जस्ट लॉजिक्स हैं, ठीक है, कि जी ये लॉजिकल रीजन है। कोई ये कहे ना कि मैं रिवैल्यूएशन क्यों करना चाह रहा हूं, वो ये कह सकता है कि जी हम ना जरा प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एसेट जो यूज हो रहा है, प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एसेट यूज्ड, एसेट जो यूज हो रहा है उसकी प्रॉपर कॉस्ट डेप्रिशिएट नहीं ना हो रही, फिर तो पुरानी कॉस्ट डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। अगर सही मानों में हम अर्निंग्स के साथ रेवेन्यू के साथ कॉस्ट को मैच करना चाहें ना, तो आज वाले एसेट की वैल्यू पे होना चाहिए। तो ये एक लॉजिक, अच्छी लॉजिक है, इसको भी माना जा सकता है, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। टू अवॉइड हैविंग टू पे, कहता है जी मैं रिवैल्यूएशन इसलिए करना चाहता हूं ताकि मैं टैक्स से बच जाऊं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे नहीं करना आपने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन
पहली 3 वैलिड है, रिक्वायरमेंट क्या थी, नॉट वैलिड। अच्छा चलो, तो फिर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 में क्या है, बड़ा टाइम ले लिया था आपने एमसीक्यूज में। एन एंटिटी हैज अ पॉलिसी ऑफ रिवीलिंग पीपी एन एसेट कॉस्टिंग 5 million, ये कंपनी हैज बीन यूजफुल लाइक 5 years डेप्ट ऑन स्ट्रेट लाइन। और ये तो बड़ा आसान है, कहते हैं जी एक एसेट है जिसकी कॉस्ट यकम जनवरी 20 पे 5 million है और इसी साल के एंड पे, तो लो इतना आसान, यकम जनवरी 20 पर कॉस्ट समझाने के लिए वर्किंग करनी पड़ती है, जबानी वैसे कर लेता है बच्चा, 5 million, ठीक है। और इसकी लाइफ कितनी थी जी, 5 years, तो 31 दिसंबर 20 तक डेप्रिशिएट हो गया 1 रुपया, बाकी है 4 रुपए, ठीक है। अब 31 दिसंबर 20 पर ही ये जबानी हो सकता था वैसे, ठीक है। रीवैल्यूड अमाउंट इसकी कितनी है, 3.8, ये 3.8 लिखा है मैंने, तो रीवैल्यूएशन पर लॉस आ गया 0.2, प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ नहीं आया और ये क्या है, एसेट, ठीक है। अब वो कह रहा है जी द फॉल इन वैल्यू, कौन सा था, ये वैसे ही आपने पूछा। अच्छा, द फॉल इन वैल्यू विल बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, डेप्रिसिएशन ऑफ 1 million एंड फॉल इन वैल्यू 200, यही सही लग रहा है। बोथ टू रिजर्व, नहीं रिजर्व नहीं भाई, गलत। डेप्शन ऑफ 1 million टू इनकम स्टेटमेंट एंड फॉल इन वैल्यू इग्नोर्ड अंटिल रिवर्स सरप्लस, हद हो गई, अजीबो गरीब कहानी है। डेप्शन ऑफ 1 million टू इनकम स्टेटमेंट, फॉल इन वैल्यू टू रिजर्व नहीं, डेप्शन ऑफ 1 million फॉल इन वैल्यू, हाँ दोनों ही इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, ठीक है। डी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने वैसे ही किया, वैसे मैं पहले ही पढ़ लेता रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये करने की भी जरूरत नहीं थी शायद, ठीक है ना, क्योंकि हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि सरप्लस कोई था नहीं और लॉस आ गया, तो सारे का सारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। चलो बहरहाल 27 भी है। ड्यूरिंग फाइनल ईयर अकमल लिमिटेड हैज फॉलोइंग इंक्रीजेस इन रिजर्व्स, 5 million फ्रॉम अ रीवैल्यूएशन of freehold premises, 10 million in share premium, 20 for trading profit. Which of these are increase in capital reserve? ये नहीं याद आप लोगों को, मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जाते जाते एक दिन एक से कहा था कि स्टेटमेंट इन इक्विटी के अंदर जी होता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ठीक है, जिसके अंदर रिजर्व्स के अंदर शेयर प्रीमियम भी होता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व सरप्लस भी होता है। आज एक नई चीज पढ़ानी है अभी एसओसीआई के अंदर, रीपरचेज रिजर्व फंड नया आना है इधर, वो भी होता है। उसके बाद और इन्फ्लेशन रिजर्व भी आपने देखा था, बहरहाल छोड़े चले उसको, जगह पूरी नहीं आनी। रिटेन्ड अर्निंग्स अपने वाला तो लिख लें नॉर्मल, रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती हैं और जनरल रिजर्व्स भी होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको यह बताया था कि शेयर कैपिटल तो चौधरी है ना, ठीक है, तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, जिसके अंदर फिलहाल खाली जगह को भी मैंने पूरा कर दिया इसी के साथ, शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन सरप्लस में से आप कैश डिविडेंड नहीं बांट सकते, तो इसको कहा जाता है कैपिटल रिजर्व्स। क्या बांट सकते हैं आप भाई, शेयर प्रीमियम में से भी आप बोनस मुफ्त वाले शेयर्स बांट सकते हैं, कैश डिविडेंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व्स इनको कहते हैं जिनमें से कैश डिविडेंड ना बांटा जा सकता हो, और रेवेन्यू रिजर्व्स इनको कहते हैं जिनमें से कैश डिविडेंड बांटा जा सके, ठीक है। जनरल रिजर्व में से नहीं बांटा जाता तो जनरल रिजर्व को वापस रिटेन अर्निंग में जाके बांट लो भाई, ठीक है, बांटा जा सकता है, ओके। तो कैपिटल रिजर्व्स इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स पड़े होते हैं। रिजर्व्स दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल रिजर्व्स, दूसरे रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स कहते हैं उनको जो एज अ डिविडेंड कैश डिविडेंड बांटे नहीं जा सकते, जबकि रेवेन्यू रिजर्व्स उन्हें कहते हैं जो एज अ कैश डिविडेंड बांटे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, समझ आ गया। अच्छा अब जरा एमसीक्यू तो पढ़ लें। वो कहते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अकमल लिमिटेड हैड फॉलोइंग इंक्रीज इन रिजर्व्स, which of these are increase in capital reserve?
आप तो मसला ही कोई नहीं। रीवैल्यूएशन इज अ कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम इज ये रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है। तो फिर 1 and 2 किस में पड़ा हुआ है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई बात समझ आ गई? रिटेन्ड, ये देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट जो होता है रिटेन किया था वो तो रिटेन अर्निंग में जाता है ना, वो तो रेवेन्यू रिजर्व है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों कैपिटल रिजर्व है, तो डी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी सी सी, पहला और दूसरा सही है ना, पहला और दूसरा इंक्रीज इन कैपिटल रिजर्व है। पढ़ लेना ना आपका, एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगी। Following gains may legally be withdrawn from company by shareholders. Gain that arise from upward नहीं revaluation surplus तो कभी नहीं निकाला जाता था, याद है? Gain that arise from sale, हाँ ये जाता था प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको निकाल सकते थे, याद है? ये बातें हुई हुई हैं। What is the validity of each statement? Both 1 and 2 are नहीं, 1 is true, नहीं 1 and 2 are false, नहीं, only 2 is true, only 2 is true and 1 is false। 29 नहीं है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये वैसे अच्छे हैं, एमसीक्यूज एक दो बातें इसमें अहम थी, ठीक है ना, बाकी तो इसमें तो और कोई एमसीक्यूज थे नहीं। चलो ये भी जरा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सादी लिमिटेड फॉर द मोस्ट इंडिकेटेड फॉलोइंग: बोनस इशू, ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू रिटेन अर्निंग्स, इंक्रीज इन रिवेन्यू रिजर्व, राइट इशू। व्हिच ऑफ द अबव इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ कैश? राइट इशू। राइट इशू, बोनस इशू में कोई कैश नहीं, ट्रांसफर कोई कैश नहीं, इंक्रीज इन रिवेन्यू कोई कैश नहीं, तो राइट इशू के अंदर कैश इन्वॉल्व है। ओनली 4 इज करेक्ट। मुक गए? और उसमें क्या है? मुक गया तेरा शो। हाँ ये थोड़ा टेक्निकल सा था, लेकिन ये समझो बड़ी आसान सी बात है। वो कहता है ड्यूरिंग 19 एंटी परचेज अ मशीन फॉर 20 million टू बी यूज फॉर 6 years। Which of the following would represent the residual value of this machine is in 19? वो कहता है जी आज 19 के अंदर खड़े होकर रेजिडुअल वैल्यू किसे कहेंगे? पहला ऑप्शन 15 मिलियन को रेजिडुअल वैल्यू कहेंगे। अच्छा जी, वो क्या है? वो कहता है जी 15 मिलियन कैन बी करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अ मशीन इन प्रेजेंट कंडीशन। यार खुदा का खौफ करो, रेजिडुअल वैल्यू तो होती है आज खड़े होकर ये एस्टिमेट लगाते हैं कि ये अपनी लाइफ के एंड पे कितने की बिकेगी, तो अपने लाइफ के एंड पे ये कोई इसी हालत में होगी? बोलो। तो ये तो करंट कंडीशन के अंदर 15 मिलियन दे रही है ना, तो ये तो रेजिडुअल वैल्यू नहीं हो सकती। आखिरी पढ़ लेते हैं ऐसे जरा, कभी इधर कभी उधर। क्या दूसरा सही है? पता लग गया? अच्छा चलो खैर, चलो आखिरी। ₹7 million कैन बी ऑब्टेन इन 25 क्या है उसकी लाइफ का एंड? कहता है ₹7 million कैन बी ऑब्टेन इन 2025 फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अ 6-year-old सिमिलर मशीन। 7 मिलियन 2025 में इस जैसी मशीन का मिलेगा? देखो मेरी बात सुनो, आज का 10 रुपया 25 के अंदर 10 रुपए के बराबर नहीं होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट भी तो है ना, ठीक है। अब कह रहा है ₹7 million कैन बी ऑब्टेन इन 25, 7 मिलियन 2025 में मिलेगा ऐसी 6 साल पुरानी मशीन का। तो हम कहेंगे यार ये तो फिर 2025 में 7 मिलियन मिल रहा है ना, तो आज तो इसकी वैल्यू फिर 7 ना हुई, इसकी वैल्यू आज तो कुछ कम होगी ना। आज यही मशीन 6 साल पुरानी मशीन आज बेचें तो 7 मिलियन नहीं मिलना, कुछ 5 साल के अरसे के बाद आज का 2, 4, 5 मिलियन ही वो कल परसों के 7, 8 मिलियन के बराबर होता है ना, तो ये भी सही नहीं। अच्छा 18 मिलियन कैन बी ऑब्टेन 25 फ्रॉम डिस्पोजल मशीन प्रेजेंट। क्या कहते हैं यार, क्या करते? कह रहा है जी 2025 के अंदर सिमिलर मशीन को बेचने से 18 मिलियन मिलेगा। और भाई रेजिडुअल वैल्यू 5वें 6ठे साल के एंड पे ये आज जैसी रह जाएगी, वीयर एंड टियर पता नहीं क्या हो गई होगी, ये तो नहीं हो सकती रेजिडुअल वैल्यू। एक रह गया, बल्ला कर यही हो। 4 मिलियन कैन बी करंटली ऑब्टेन, आज खड़े हो तो 4 मिलियन मिल सकता है किसका? फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ 6-year-old सिमिलर मशीन। कि ये जो मशीन हमारे पास पड़ी है यही अगर 6 साल पुरानी आज होती तो आज ये 4 मिलियन की बिकती, तो हम कहेंगे हाँ ये है रेजिडुअल वैल्यू। असल में ये कॉन्सेप्ट रेजिडुअल वैल्यू का था, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मुक गए तुसी तो नहीं मुक गए?
अच्छा, ये बाय बैक ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, ये कर लें। इसके बाद ब्रेक करते हैं। ये छोटा सा IS 1 में और कुछ है ही नहीं, 2 MCQs हैं बस, ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर IS 23, 20, इनमें कुछ नहीं निकला मुझे, चीजें हैं बस, 1-2 MCQ, एक आधा पॉइंट, या आपका कोई क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल वेलकम है। मकसद कहने का ये कि वो जब ये टॉपिक्स में गो थ्रू करते ना, कहते यार पढ़ लिया हमने गुजारे का, है ना, चीजें कर ली थी तकरीबन हमने। सबसे ज्यादा टाइम रेशियोज पे लगा है क्योंकि वो एंड पे था ना, उस पर चीजें काफी रहती थी। हाँ, ब्रेक करते हैं। ओके, फिर अभी वाली ब्रेक सिर्फ 15 मिनट की कर लें या ज्यादा कर लें? अच्छा सुनो, अगर 12:15 तक ब्रेक करते हैं आधा घंटा, तो फिर 1:15 और 1:45 और 2 तक फिर चलाएंगे क्लास, फिर 2 बजे ब्रेक करेंगे, ठीक है? सही है। तो 12:15 पे इंशाल्लाह क्लास मैं शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। आप आ जाना, मैं भी शुरू कर ही दूंगा, ठीक है? अभी ये पार्ट ई को क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज।